So, hello everyone. Once again, this is lecture 4 of chapter Economic Planning 1950 to 1990. Today we are going to commence with the topic Green Revolution. Yes, हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स थी उसको दूर करने के लिए टू पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की थी. गवर्नमेंट अडॉप्टेड टू पॉलिसीज टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर. फर्स्ट वाज लैंड रिफॉर्म्स, जिसमें हमने लैंड सीलिंग और एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज के बारे में पढ़ा. सेकंड वाज ग्रीन रेवोल्यूशन, तो वो आज हम स्टार्ट करते हैं. So let's start green revolution. What is the meaning of green revolution? Green revolution means increase the production of food grains by using HYV seeds, by using pesticide, insecticide, and of course fertilizers, chemical fertilizers. मैं बताना चाहूंगा ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब है जो फूड ग्रेन के लिए हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड है, वो डिपेंडेंसी हटके अपने आप को फूड ग्रेन पर सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, यानी सेल्फ सफिशिएंट हो जाना फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में एटलीस्ट. दिस इज कॉल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन. और ग्रीन रिवोल्यूशन तब हुआ जब 1966 में कहीं ना कहीं हमने HYV सीड्स का यूज किया, जिसे मिरेकल सीड्स कहते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया, और उन सीड्स को यूज करने की वजह से राइस और व्हीट का प्रोडक्शन मल्टीपल्स में बढ़ गया, मेनी टाइम्स इंक्रीज हो गया. तो दिस इज कॉल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन. यहाँ पर आप एक बार डेफिनेशन देख सकते हैं. इट रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन. जैसा कहा कैसे हुआ, तो यूज ऑफ HYV सीड्स, एडिकेट इरिगेशन फैसिलिटीज. इरिगेशन फैसिलिटीज मतलब प्रॉपर सिंचाई की सुविधाएं, यानी कि जिससे क्रॉप को पानी चाहिए वो वाटर फैसिलिटीज भी प्रॉपर होनी चाहिए. एंड एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड. एंड ऑफ कोर्स पेस्टिसाइड चाहिए जो पेस्ट अटैक से बचाता है, इंसेक्टिसाइड चाहिए जो इंसेक्ट के अटैक से बचाता है, केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए जो क्रॉप को ग्रो होने में मेनी टाइम्स एक्स्ट्रा हेल्प करता है. सो दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड. और उस टाइम पर ये सारी चीजों को यूज किया गया और उसके थ्रू प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया. रिक्वायरमेंट क्या थी ग्रीन रिवोल्यूशन की, अब इस पर बात करते हैं. क्या जरूरत थी ग्रीन रिवोल्यूशन की? भाई ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन रिवोल्यूशन लाना इसलिए जरूरी था एज फार्मर इन इंडिया वाज डिपेंड अपॉन रेनफॉल. आप देख सकते हैं रेनफॉल पर डिपेंड था, यानी वल्नरेबिलिटी थी. हम पुरानी टेक्नोलॉजी, बारिश हुई मतलब if here is a good rainfall तो production will be good, but if no rainfall means no production. तो ऐसा ना हो, we must have some alternative sources to irrigate the crop. तो we were having by the passage of time इंडिया में कुछ इस तरीके के अल्टरनेटिव चैनल्स बनाए गए प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज के. वन यू कैन सी इनटू द इमेज, जिस ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं, जिससे कि इसके अलावा वेल हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, इस तरीके की कुछ चीजों को आर्टिफिशियल लेक क्रिएट किए गए, जिससे कि अगर बारिश नहीं भी होती, देयर इज नो रेनफॉल, स्टिल द प्रोडक्शन विल कंटिन्यू, प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा. तो अब वो रेनफॉल पर डिपेंड नहीं है फार्मर, तो उनके पास कुछ ऐसा सोर्स चाहिए होता था कि वो रेनफॉल पर डिपेंड ना भी रहे, ना ही रहे. और ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रोडक्शन जब अच्छा होने लग गया तो वो ये सारे अल्टरनेट चैनल्स अरेंज कर पाने लगे बाय अर्निंग मनी ड्यू टू आउटडेटेड टेक्नोलॉजी. भाई ऑब्वियस सी बात है, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए था ताकि वो जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो हटकर, जो कि जिससे कि प्रोडक्शन बहुत कम होता है, नई टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए जिससे कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो और फार्मर्स मार्केटेबल सरप्लस अरेंज कर सके, यानी कि क्रॉप को अपने लिए रखने के बाद भी उनके पास इतनी क्रॉप बच जाए कि दे कैन सेल इट इनटू द मार्केट एंड अर्न अ लॉट फ्रॉम दैट. तो वो उसको मार्केट में बेच सके और उससे बहुत सा पैसा अर्न कर सके. नेक्स्ट है आपका रैपिड. The next point is rapid growth in agriculture productivity was required. और ये भी चाहिए था कि बहुत तेजी से एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में ग्रोथ हो. तो इन सारे पर्पसेस से ग्रीन रेवोल्यूशन हमें चाहिए था एक्चुअली. बट जो HYV सीड्स थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ये आपके सामने इमेज में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के HYV सीड्स दिखाए गए हैं. ये जो HYV सीड्स थे, ये जो बीज थे, मिरेकल सीड्स थे, प्रोडक्शन बहुत तेजी से करते थे, लेकिन ये प्रोडक्शन करने की कुछ कंडीशंस रखते हैं. अब ऐसा नहीं कि इनको आपने सीड्स को यूज किया और एकदम से प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया.
इनके थ्रू प्रोडक्शन इंक्रीज होने की एक कंडीशन थी, कुछ कंडीशंस थी, वो फुलफिल होनी चाहिए थी, तभी ये सीड्स फ्रूटफुल हो सकते थे, मैक्सिमम आउटपुट दे सकते थे। वो कंडीशंस क्या थी? सबसे पहला, कैन यूज ओनली एट द प्लेस वेयर देयर आर प्रॉपर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई। ये वही यूज हो सकते थे जहां पर प्रॉपर ड्रेनेज और वाटर सप्लाई, मतलब वाटर फैसिलिटीज प्रॉपर, क्योंकि ये काफी ज्यादा पानी मांगते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में इनको वाटर सप्लाई चाहिए होती है, तो जहां है वहीं पर ये फ्रूटफुल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। these seeds need heavy doses of chemical fertilizer 4 to 10 टाइम एक्स्ट्रा। मतलब जो नॉर्मल एग्रीकल्चर होता था उसमें अगर मान लीजिए फर्टिलाइजर की जो भी क्वांटिटी, वटएवर जो भी क्वांटिटी उसमें लगती होगी, मोर 4 to 10 टाइम्स ज्यादा क्वांटिटी इसमें चाहिए थी, तभी HYV सीड्स सक्सेसफुल थे। तीसरा, रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रॉपर फाइनेंस भी होना चाहिए फार्मर्स के पास टू परचेज केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, एज दीज वर वेरी कॉस्टली। इट इज नॉट इजी फॉर अ फार्मर टू परचेज दीज थिंग्स। तो ऑर्डिनरी फार्मर्स के लिए तो ये परचेज करना ही एक प्रॉब्लम। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन 2 फेजेस में आया। somebody may ask you कि name the phases in जिसमें कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ पूरी तरीके से। तो फर्स्ट फेज में जो था वो 60 और मिड 60 और 60 70 यानी 1965 से लेकर आप 66 से लेकर 1975 तक आप मान सकते हैं, लगभग इन 10 इयर्स के अंदर ये इनिशियली किन स्टेट्स में आया। इट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन एग्जाम, आपसे पूछा जा सकता है नेम द स्टेट्स इन विच green revolution initially introduced। तो states names are पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये आपके सामने लिखी हुई है। पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में ग्रीन रिवोल्यूशन सबसे पहले आया। और उसके बाद 1975 से 80s के जो फेज थे, 85 तक का फेज, उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन पूरी कंट्री में आ गया। इट बिकेम बेनिफिशियल टू अदर स्टेट्स, आल्सो स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ अदर फूड क्रॉप आल्सो, अदर क्रॉप आल्सो। मतलब ना सिर्फ व्हीट और राइस के क्रॉप में को प्रोड्यूस करने में ही हमने सक्सेस हासिल की, बल्कि अदर टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स विल बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस थ्रू HYV सीड्स इन द लेटर फेज। तो ये आपके सामने 2 फेजेस में आया है, 65 to 75 एंड 75 to 85। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थे। भाई सबसे पहला इफेक्ट तो इसका ये था कि हमें मार्केटेबल सरप्लस मिला। क्या मिला? मार्केटेबल सरप्लस। मैं बताना चाहूंगा क्या मतलब होता है इसका, मार्केटेबल सरप्लस का। तो मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है कि पूरी मार्केट को में फार्मर्स को इतना क्रॉप प्रोड्यूस करने का मौका मिला कि अपनी कंजम्पशन नीड्स को पूरी करने के बाद भी इतना क्रॉप एक्स्ट्रा बच गया, which they can sell into the market and earn। Marketable surplus refers to agriculture production in bulk, which can be sold easily into the market, which can be sold in the market after meeting their consumption need। अपनी consumption need को मैंने पूरा कर लिया, मान लो मुझे 50 टन मीट चाहिए अपने घर की रिक्वायरमेंट के लिए पूरे साल का, अपनी फैमिली और रिलेटिव्स, वो पूरा हो गया, प्लस में अभी भी इतना बचा हुआ है, अब उसका क्या करें, तो उसको मार्केट में बेच सकता हूं, अब मनी अर्न कर सकता हूं। दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। बफर स्टॉक होने लगा। अब इससे क्या हुआ, जब एक्स्ट्रा क्रॉप प्रोडक्शन हुआ तो गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिए। गवर्नमेंट ने फार्मर्स को बोला, भाई जो तुम्हारा एक्स्ट्रा क्रॉप होता है, अगर मार्केट में भी सेल नहीं हो रहा, मान लो फार्मर कहता है जी मेरा एक्स्ट्रा क्रॉप तो प्रोड्यूस हुआ लेकिन मार्केट में मैं गया वो सेल नहीं हुआ। अब सेल नहीं हुआ तो गवर्नमेंट कहती है डोंट वरी, आपका वो एक्स्ट्रा क्रॉप हम परचेज करेंगे। गवर्नमेंट उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है। लाइक सपोज करिए 10 रुपीज पर केजी फार्मर उसके लिए चाहता है, तो गवर्नमेंट कहती है 10 तो नहीं तो कम से कम 8 तो हम आपको दे देंगे, ताकि आपकी एटलीस्ट कॉस्ट निकल जाए और वो आपका लॉस ना हो, और वो सारा क्रॉप आपसे हम परचेज कर लेंगे। तो गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये MSP पॉलिसी बोलते हैं इसे गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने वो एंटायर क्रॉप फार्मर से परचेज किया, और परचेज करने के बाद अपने पास वेयर हाउसेस में रखा, और जब जब नीड होती है, जैसे अर्बन सेक्टर्स में आपने देखा होगा राशन शॉप है, फेयर प्राइस शॉप है, वहां लोअर इनकम ग्रुप पीपल होते हैं, यानी कम इनकम वाले लोग होते हैं, जो मार्केट से जो रिटेल शॉप है उनसे ज्यादा प्राइस पर, एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो 40 रुपीज पर केजी शुगर मिल रहा है मार्केट में,
शॉप पर, तो यहाँ पर आपको 25-28 रुपीज पर केजी मिल गया या उससे भी कम। तो कहने का मतलब ये है कि इससे लोअर इनकम ग्रुप को भी बेनिफिट हुआ, गवर्नमेंट के पास इमरजेंसीज के लिए बफर स्टॉक बन गए। चलो एक तो वो लोअर इनकम ग्रुप की मदद कर रही है इस बफर स्टॉक से, दूसरा जो नेचुरल कैलामिटीज आती हैं इंडिया में और उस टाइम पर वहां पर फूड ग्रेन या की नीड होती है या फिर वहां पर हेल्प पहुंचाने की नीड होती है खाने की, तो इसी बफर स्टॉक से गवर्नमेंट फूड ग्रेन वहां सप्लाई करती है। ड्रॉबैक्स क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो मेरिट्स पढ़ने के बाद हम इसके ड्रॉबैक्स को पढ़ते हैं। इसका ड्रॉबैक में सबसे पहला है रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। यस सर, अब देखिए रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक का मतलब ये है कि अगर आपने पेस्टिसाइड नहीं डाला, if you are a farmer using green revolution technology but you are not purchasing pesticide as it is costly, so what may happen with you? Pest attack can be there or your huge quantity of crop may destroyed. आपने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा क्रॉप प्रोडक्शन किया, ये सोचकर आप अपने पास अपनी कंजम्पशन नीड पूरी करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे, अर्न करेंगे, लेकिन व्हाट हैपन विद यू कि भाई प्रॉब्लम ये हुई कि पेस्टिसाइड खरीदने का पैसा नहीं बचा, पेस्टिसाइड नहीं परचेज किया, पेस्ट अटैक हुआ और क्रॉप डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पर आप ये जैसे हमने कंडीशंस में पढ़ा, पेस्टिसाइड भी खरीदना पड़ेगा, पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा, तभी आप ये ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये डीमेरिट तो है कि एवरी फार्मर इज नॉट कैपेबल टू परचेज। नाउ नेक्स्ट इज आपका रिस्क ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। क्या ये भी एक रिस्क? इनकम की इनइक्वालिटी इज ऑल्सो अ रिस्क बिकॉज एवरी फार्मर is unable to use this green revolution technology. As I told you, it is costlier. So the people, the farmer, those can afford it may become richer. The farmer, those cannot afford it may become poorer. So here is a gap created between rich and poor, and it is called income inequality. और ये इनकम इनइक्वालिटी इंडिया में बहुत ज्यादा क्रिएट होने लगी अमंग द फार्मर्स। जो अफोर्ड कर पाए आगे बढ़ गए, जो नहीं कर पाए बहुत ज्यादा पुअर हो गए। तो दिस काइंड ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, जो कि गवर्नमेंट का जो एक ऑब्जेक्टिव है इक्विटी, वो कहीं ना कहीं यहाँ फेल होता दिखाई दे रहा है। सो दिस इज वन, टू आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है इस लेक्चर में, ग्रीन रेवोल्यूशन किन फेजेस में आया, ग्रीन रेवोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है। अब हम बात करते हैं सब्सिडीज की। देखिए अभी हमने इस बात को समझा कि रिच फार्मर तो इजिली में अफोर्ड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन green revolution, like may purchase HYV seeds, may purchase pesticide, may purchase insecticide, chemical fertilizer, etc. But the poor farmer is unable to purchase this, and government का जो equity एक long run objective है वो fail हो रहा है। तो government started providing subsidy at that time so that the poor farmer may also become able to purchase such kind of technologies which are costlier, and use that technology. By using that technology may adopt the policy of green revolution and may increase their production also and their income also. तो फार्मर ने भी यार, गवर्नमेंट ने इस तरफ एफर्ट्स किए, सब्सिडीज प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट ने जो सब्सिडीज प्रोवाइड की वो कैसे की? गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल हेल्प, यानी कि इंडस्ट्रीज जो थी उनको बोला कि आपको हम जो भी आप मार्केट में बेचते हैं पेस्टिसाइड, वो जिस भी प्राइस पर बेचते हैं उससे कम प्राइस पर बेचिए। आपका जो लॉस हो रहा है उतने पार्ट का, एक एग्जांपल से बात करते हैं। मान लीजिए पेस्टिसाइड को वो बेचते हैं 100 रुपीज और गवर्नमेंट चाहती है कि वो बेचे फार्मर को 60 रुपीज। तो गवर्नमेंट कहती है आप टेंशन मत लीजिए, आपका 40 रुपीज का गैप हम पे करेंगे। यानी गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से वो 40 रुपीज पे करती है। किनको? इंडस्ट्रीज को, प्रोड्यूसर्स को, जो इन केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह को बनाते हैं। अब गवर्नमेंट उनको पे करती है तो वो आगे फार्मर्स को 60 रुपीज में दे देते हैं। अब वो फार्मर्स को 60 में दे रहे हैं, फार्मर को तो एटलीस्ट 60 में मिल रहा है, यानी 40 रुपीज कम पर मिल रहा है, यानी सब्सिडी पे मिल रहा है, फाइनेंशियल हेल्प पे मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड सब्सिडी। तो सब्सिडी इज व्हाट नथिंग एल्स बट द फाइनेंशियल असिस्टेंस provided by the government to the farmers, means in short provide all the
things which are required to bring green revolution in their agriculture. All such things provided by the government at a cheaper rate. This is called subsidy. Yes, सब्सिडी का ऑब्जेक्टिव यही था भाई, न्यू टेक्नोलॉजी कॉस्टली है, रिस्की है. न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉस्टलियर एंड रिस्की, दैट्स व्हाई इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सब्सिडी. और दूसरा, जब उनको चीप रेट पर, कम प्राइस पर ये टेक्नोलॉजी मिलेगी तो वो उनको इंस्पायर्ड करेगी नई टेक्नोलॉजी को यूज करने का, जिससे कि वो भी अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को बहुत तेजी से इंक्रीज कर पाएंगे. बट यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी स्टार्ट की, तो वही जैसे होता है, दो अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए. वन साइड जो है वो बोलता है कि सब्सिडी इज गुड, अनदर साइड इज नॉट इन द फेवर ऑफ सब्सिडी. So what were their arguments in favor of and against of subsidies? Let's discuss them. May ask from you in exam. क्या उनके argument हुए, क्या I mean against में, favor में उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, तो क्या बोलना स्टार्ट किया वो डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं argument in favor of subsidy. अगर हम बात करते हैं फेवर में क्यों थे लोग, why the people were in favor of subsidies, तो सब्सिडीज के फेवर में थे क्योंकि फार्मिंग जो है इंडिया में वो एक रिस्की बिजनेस है, और जैसे रेनफॉल नहीं हुआ, क्रॉप नहीं हुआ, तो फार्मर डेप्थ में फंस गया, और उस डेप्थ की वजह से वो सुसाइड तक कर लेता है. बहुत इंडिया में फार्मर सुसाइड करते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो वो ऐसा ना हो, ऐसा रिस्की बिजनेस ना हो, उनके पास एक मतलब अगर एक मान लीजिए ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू वन टाइम में ही इतना इनकम अर्न कर लेते हैं कि वो अगर नेक्स्ट ईयर कोई प्रॉब्लम हो भी जाए तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता. तो इस तरीके की चीजें फार्मर के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं, और इसीलिए आर्ग्यूमेंट दिया गया फेवर में कि सब्सिडी इसलिए दी जाए क्योंकि फार्मिंग एक रिस्की बिजनेस है. कल को क्रॉप नहीं हुआ, कल को रेनफॉल नहीं हुआ, तो फार्मर तो बेचारा बर्बाद हो जाता है. वो जो लोन लेकर जैसे तैसे फार्मिंग करता है, वो फिर उस लोन को पे नहीं कर पाता और प्रॉब्लम्स में आता है. तो इसलिए सब्सिडी दी जानी चाहिए. पुअर और मार्जिनल फार्मर तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो इनपुट्स चाहिए इसके लिए वही सारे जो बार बार बोले जा रहे हैं, HYV सीड्स, पेस्टिसाइड, ये सारे इनपुट्स एक पुअर और मार्जिनल फार्मर यानी स्मॉल फार्मर के लिए अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है. सब्सिडी के साथ ही वो इसको अफोर्ड कर सकता है, सब्सिडी के बाद ही वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है. नेक्स्ट है, विदाउट सब्सिडी इनकम इनइक्वालिटी विल इंक्रीज एंड विल डेफिशिट द गोल ऑफ इक्विटी. जो अगर आप सब्सिडी नहीं देंगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड द सब्सिडी, तो जो आपका एक गोल है ना कि हर क्लास को सेम रिसोर्सेज मिले, उनको इक्वालिटी मिले, वो इक्वालिटी वाला पर्पस आपका कहीं डिफीट हो जाएगा, कहीं लॉस्ट हो जाएगा, और आप इक्वालिटी नहीं ला पाएंगे, बल्कि इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी, जैसा भी आपने पीछे पढ़ा. आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्या थे भाई? उनका ये कहना था अगेंस्ट वालों का कि भाई ठीक है, सब्सिडी दी जानी चाहिए, लेकिन अगर आपने टारगेट सेट किया था कि इस डेट से इस डेट तक आप सब्सिडी देंगे और इतने लोगों को तो कम से कम मिलनी चाहिए, तो अगर आपको लगता है कि वो पर्पस पूरा हो गया, तो उसके बाद भी सब्सिडी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के रिजर्व पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, और कहीं ना कहीं हमें फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट जैसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है. इसीलिए अगर पर्पस एक बार सर्व हो गया है, तो उसके बाद हमें सब्सिडी को फेस्ड आउट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए. और दूसरा उनका ये कहना था, जो इंडस्ट्री और प्रॉस्परस फार्मर है, एक्चुअली दे टेक द एडवांटेज ऑफ दिस. जो बड़े बड़े फार्मर हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो प्रोड्यूस कर रही है पेस्टिसाइड वगैरह, वो एक्चुअली इसका बेनिफिट उठा रही है ना, उनको आप छूट दे रहे हो, तब वो आगे फार्मर को छूट दे रहे हैं. दूसरा, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, इसमें आपने कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया, सिर्फ इसी को दिया जाएगा, इसी मार्जिनल फार्मर को सब्सिडी दी जाएगी. कोई भी आ रहा है, सब्सिडी का फायदा उठा रहा है, लेजिस्लेशन के लूप होल्स का बेनिफिट उठाकर, फायदा उठाकर ले जाता है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉकेट पर इसका फर्क पड़ता है. इसलिए भी सब्सिडी एक लिमिट के बाद बंद कर देनी चाहिए. नेक्स्ट है क्रिटिकली अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. अब देखिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड 1950 से 1990 के बीच में क्या हुआ, मैंने आपको एक्सप्लेन किया. दिस इज द लास्ट स्लाइड, लाइक अ कंक्लूजन. क्रिटिकली अप्रेज करेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को 50 to 90 के बीच में, आपको ये बताने की कोशिश करेंगे क्या अच्छा क्या बुरा.
सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन और लैंड रिफॉर्म, ये तो बहुत बढ़िया अचीवमेंट थे, आपने देखा कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही इंडिया आज सेल्फ सफिशिएंट है फूड ग्रेन में। दूसरा, इंडिया, ये मैंने पहले पॉइंट में ही बोल दिया, सेल्फ सफिशिएंट हो गया फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म रिजल्टेड इन एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। लैंड रिफॉर्म की वजह से जो जमींदारी सिस्टम वाला प्रॉब्लम था, जो कुछ लोग लैंड वाज इन फ्यू हैंड्स, मतलब कुछ लैंडलॉर्ड जो थे वो कंप्लीट लैंड को ओन करके रहते थे और अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचते थे, पब्लिक के बेनिफिट के बारे में सोचते नहीं थे, तो वो जो प्रॉब्लम था वो दूर हो गया। द प्रॉपर, अब इसका बेनिफिट ये भी हुआ, द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी 1950 टू 1990 कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर फॉल्स। ये एक प्रॉब्लम समझ में बड़ी दिक्कत वाली प्रॉब्लम थी कि जीडीपी जो टोटल जनरेट होता है वो 3 सेक्टर से जनरेट होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से, इंडस्ट्रियल से, सर्विस सेक्टर से। अब जो टोटल जीडीपी आ रहा है उस टोटल जीडीपी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का पार्ट है, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड है, जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन भी आ गया, फिर भी जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, जबकि पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ज्यादा पॉपुलेशन इस पे डिपेंड होती चली गई। अच्छा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन माइट इंक्रीज विद लेस नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन सेक्टर, बट इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर वर नॉट हैविंग कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा पीपल। और तीसरा प्रॉब्लम ये था कि शायद ये जो मैंने बोला कि ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है, जब और उसी वजह से ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में उससे नहीं आ रहा, क्योंकि सर्वाइवल के लिए ही ज्यादा एग्रीकल्चर से निकाला जाता है। तो ज्यादा पॉपुलेशन इसलिए भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, फोर्थ पॉइंट कहता है, फिफ्थ पॉइंट, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर की उस टाइम पर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो एक्स्ट्रा पीपल को अपने पास एब्जॉर्ब कर सके, यानी उनको जॉब दे सके। इसीलिए भी ज्यादातर लोग जो थे वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहते थे, क्योंकि उनको लगता था बाहर भी कौन सा कोई काम है, दूसरे सेक्टर्स में भी कौन सा कोई काम है, और इसीलिए वहां पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स अक्सर दिखाई देती। तो बच्चों, एग्रीकल्चर सेक्टर कंप्लीटली हमारा खत्म हो गया। ये लेक्चर हम यही स्टॉप करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिचुएशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिचुएशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। थैंक यू।